हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस के अंदर चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, इससे पहले 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो आज हम लिंक्ड लिस्ट से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा टाइटल है आज का, व्हाट इज़ लिंक्ड लिस्ट। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मेमोरी एलोकेशन के बारे में कि मेमोरी एलोकेशन होता क्या है और इसका मतलब क्या है। देखें, तो हम यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन का अर्थ होता है मेमोरी को रिजर्व करना। मेमोरी एलोकेशन का अर्थ होता है मेमोरी को रिजर्व करने से। रिजर्व करने का मतलब क्या है कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो तो वहाँ पर आपको उसका डेटा रखने के लिए, वैल्यूज़ रखने के लिए क्या चाहिए होती है, मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, जिससे कि आप डाटा को रख सको। अब इस काम को करने के लिए आपने देखा होगा कि आप एक निर्देश लिखते हो, जैसे कि INT x, y। तो वहाँ आपने बताया कि आपको मेमोरी में एक जगह x नाम से चाहिए, एक y नाम से चाहिए, और फिर आप उसका उपयोग वैल्यू रखने के लिए कर लेते हो। तो इस तरीके से आप मेमोरी रिज़र्व कर सकते हो। तो देखें, अगर हम बात करें सिंपली मेमोरी एलोकेशन करने के तरीके की, तो हमने लिखा INT x, y। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये लिखा मेमोरी में, और मैं यहाँ पर कहीं मेमोरी का मैप यहाँ मैं बना देता हूँ। मान के चलो कि आपकी मेमोरी है और ये मेमोरी है आपकी रैम। ठीक है, रैम को रेफर लेके आप समझोगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं इससे पहले बहुत सारे ब्लॉक हैं, बट वो सभी क्या हैं, रिजर्व्ड हैं। ठीक है, इससे पहले की जो मेमोरी है वो रिजर्व्ड है और यहाँ से फ्री है। ये कुछ ब्लॉक्स मैंने बना लिए हैं जो अभी फ्री हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका एड्रेस -6 है, -7 है, -8 है, -9 है, -10 है, -11 है, -12 है, -13 है। एज ए सीरियल नंबर मान के चलो आप इन्हें, और ये आगे तक इसी ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, -14, -15 और भी आगे तक बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक हैं। इससे पहले भी बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं जिनकी हमने यहाँ पे कोई बात नहीं की है फ़िलहाल। तो जब हमने इंस्ट्रक्शन लिखा कि एक वेरिएबल x बन जाए, एक y बन जाए, तो यहाँ पर ये जो -7 वाला ब्लॉक है ये अलॉट हो गया x को, और -8 वाला ब्लॉक अलॉट हो गया किसको, y को। जैसे ही आपने लिखा कि x में कॉपी कर लें यहाँ पर कि मुझे x में 2 स्टोर करना है, देन इसमें 2 स्टोर हो गया -7 वाले ब्लॉक में। जब आपने कहा कि आपको 10 स्टोर करना है, सेमीकोलन आपने यहाँ लगाया, तो इस इंस्ट्रक्शन की वजह से y वाले ब्लॉक में 10 स्टोर हो गया। ठीक है, अगर आपको और भी मेमोरी चाहिए तो आपने क्या किया, एक और इंस्ट्रक्शन लिख दिया INT z। आप एक z नाम से वेरिएबल बनाना चाहते हो। मान लेते हैं कि ये 2 ब्लॉक किसी कारण से बिज़ी हो गए किसी और टास्क में, और z को यहाँ जगह मिली है -11 पे। अगर आप लिखते हो z बराबर x + y, तो आप कह रहे हो कि -7 और -8 वाले ब्लॉक में जो वैल्यूज़ रखी हुई हैं उन दोनों का सम हो जाए, टोटल हो जाए, और कॉपी हो जाए किसमें, z में। तो ये z वाले ब्लॉक में कॉपी होके आ जाएगा 12। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं आपको। ये मेमोरी एलोकेशन हम समझ रहे हैं कि जब हमें कोई वैल्यू प्रोग्राम में रखनी होती है, जैसे कि हमें 2 रखना था, 10 रखना था, या फिर इनका टोटल 12 रखना था, तो हमें रैम में कुछ जगह चाहिए थी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी जो सभी टास्क के लिए यूज की जाती है। तो इसके अंदर हमें जगह चाहिए थी। तो जगह चाहने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ मेमोरी एलोकेशन के 2 मेथड्स हैं। एक होता है SMA, एक होता है DMA। ये दोनों मेथड मैं आपको चैप्टर 2 में एक बार और डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। SMA को बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और DMA को बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखिए, लिंक लिस्ट को समझने से पहले आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप लिंक लिस्ट जैसे चैप्टर को नहीं समझ सकते, ना आप उसे काम में ले सकते हो।
तो देखिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हम क्यों कह रहे हैं इस वाले पैटर्न को, कि हमने यहाँ पर x, y और z 3 ब्लॉक रिजर्व करे, इनमें वैल्यूज़ आ गई। अब अगर मुझे कोई और वैल्यू रखनी है तो मुझे फिर एक और ब्लॉक रिजर्व करना पड़ेगा। लेकिन ये काम आप सिर्फ कब कर सकते हो, जब आप कोडिंग लिख रहे हो, यानी कि प्रोग्राम के रन होने से पहले, प्रोग्राम को चलाने से पहले आप ये काम कर सकते हो। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। कारण क्या है ऐसा बोलने का, कि यहाँ पर आपको पहले बताना पड़ता है कि आपको कितनी मेमोरी की नीड है, उतनी ही मेमोरी आपको अलॉट होती है। आप चाहे उसे काम में लो या ना लो, मेमोरी उतनी ही रिजर्व आपके लिए रहेगी। अगर आपको कम डेटा स्टोर करना है तो बहुत सारी मेमोरी जो आपने फालतू की रिजर्व कर ली थी वो वेस्टेज जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो आपके पास उसे रखने के लिए मेमोरी ब्लॉक्स नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम थी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ में। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये क्या कहता है कि कुछ फंक्शंस ये काम में लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा फोर या मैं डू लूप में डाल दूँ, सबसे बेटर है। ये यहाँ से यहाँ तक के स्टेटमेंट रिपीट करेगा। मैंने कहा यहाँ पर एक पॉइंटर बना लिया मैंने स्टार p नाम से, और मैंने लिखा p बराबर int स्टार। मैं इंटीजर टाइप का ब्लॉक रिजर्व कर रहा हूँ, फंक्शन काम में ले रहा हूँ मैलॉक, और साइज़ दे दी मैंने इसकी 2 बाइट की। 2 बाइट का ब्लॉक बनना चाहिए। एड्रेस p को दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया scanf %d एड्रेस ऑफ p से कनेक्टेड ब्लॉक में एक स्क्रीन से मान आएगा और कॉपी हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ एड्रेस ऑफ p नहीं लिख के आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, p लिख दोगे। आपको एड्रेस ऑफ साइन लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, उसी मेमोरी ब्लॉक को, तो ये वैल्यू वहाँ पर कॉपी हो जाएगी फ़िलहाल। या फिर आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल ले लो n नाम से, आप कहो कि मैं n में वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ और इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ p से कनेक्टेड ब्लॉक में। स्टार p में वैल्यू कॉपी कर दी n की। एक मैंने कंडीशन लगा दी वाइल जब तक कि n नॉट इक्वल है 0 के, तब तक ये लूप चलता रहे। देखिए इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा है एक इंटीजर पॉइंटर बन जाए p नाम से। p एक पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंटर के बारे में एक बात आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए कि पॉइंटर किसी दूसरे ब्लॉक का एड्रेस रख के उसे काम में ले सकता है। एक फंक्शन लिया है हमने मैलॉक, ठीक है। डू लूप क्या काम करता है, यहाँ से यहाँ तक के स्टेटमेंट्स को बार बार चलाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, ठीक है। हमने कहा जब तक n का मान 0 नहीं होता है तब तक रिपीट करता रहे। क्या रिपीट करे, मैलॉक फंक्शन के जरिए 2 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व किया जाए। सपोज दैट ये वाला ब्लॉक रिजर्व कर लिया, ठीक। इसका डाटा टाइप इंटीजर होगा, ये हमने बता दिया। मैलॉक के साथ आपको बताना पड़ता है। मैलॉक एक फंक्शन है जो डीएमए के लिए काम आता है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एड्रेस है वो किसको मिल जाए, p को। तो ये जो -13 वाला एड्रेस है वो मिल जाएगा p को, क्योंकि p एक पॉइंटर है तो ये सिर्फ मेमोरी एड्रेस रख सकता है, वैल्यूज़ नहीं रख सकता। अब हमने कहा कि स्क्रीन से एक मान n में आ जाए, तो एक वेरिएबल और बन गया था हमारा n नाम से। सपोज दैट ये बन गया, या फिर मैं n को यहाँ बना देता हूँ। p और n बन गए थे ना पहले, तो हम यहाँ बना लेते हैं। नया ब्लॉक ये बना है, तो यहाँ -14 आ गया। जैसे ही p में -14 आया, इस ब्लॉक का नाम हो गया स्टार p। क्या नाम मिला इस ब्लॉक को, स्टार p। क्यों मिला, क्योंकि p के पास इस ब्लॉक का एड्रेस है, तो आप इसे स्टार लगा के पढ़ सकते हो फिलहाल। तो हमने कहा स्क्रीन से एक मान आ जाए n में। सपोज दैट यूज़र ने 60 डाल दिया, ये 60 n में आ गया। अब हम कह रहे हैं स्टार p वाले ब्लॉक में n की वैल्यू कॉपी हो जाए, तो यहाँ ये 60 कॉपी हो गया। क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो ये फिर से रिपीट होगा। फिर से रिपीट होने की वजह से फिर मैलॉक चलेगा, एक और ब्लॉक को रिज़र्व करेगा, उसका एड्रेस p को देगा, और इस ब्लॉक का नाम इस बार स्टार p हो जाएगा, इसका नहीं रहेगा, ठीक है। स्टार p अब किसका नाम है, -15 वाले का। फिर से n में आप कोई मान डालोगे। सपोज दैट आपने 20 डाल दिया, और फिर ये 20 स्टार p वाले ब्लॉक में कॉपी हो जाएगा। तो ये चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक आप 0 ना भर दो, ठीक है। तो लगातार मेमोरी रिजर्व होती जाएगी या नहीं, तो इस चीज़ को बोलते हैं डीएमए, डायनेमिक मेमोरी
अलोकेशन। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन में आपको जितनी नीड है उतनी ब्लॉक आप रिजर्व कर सकते हो। अलग अलग तरीके की कंडीशन सिचुएशन आप प्लान कर सकते हो एग्जिट होने के लिए, और तब तक मेमोरी इसी तरीके से रिजर्व होती रहेगी और आपकी नीड को पूरा करती रहेगी। तो ये तो बात हुई मेमोरी अलोकेशन की। अब हम इसे लिंक लिस्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लिंक लिस्ट क्या है? एक सेल्फ रेफरेंस डीएमए पर आधारित सेल्फ रेफरेंस डायनेमिक स्ट्रक्चर है। तो लिंक लिस्ट क्या है? डीएमए बेस्ड सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर। देखिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हमने यहाँ पे काम में ली है, छोटी सी, जिसने इसे कम्प्लीटली ये डिफाइन कर रही है कि लिंक लिस्ट होती क्या है। डीएमए किस पर लिंक लिस्ट किस पर आधारित है? डीएमए पर। पहली चीज़ मतलब कि लिंक लिस्ट अगर आपने बनाई तो ज़रूरत के हिसाब से कितने भी ब्लॉक उसमें रिजर्व किए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी कि फ़िक्स इतनी ही मेमोरी है। ऐसे में जैसा नहीं होगा कि फ़िक्स इतनी ही मेमोरी है, उससे ज़्यादा आपको ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे, कितने भी ब्लॉक आप ले सकते हो। अब यहाँ सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर से मतलब क्या है ये हम समझते हैं। देखो अगर मैं एक लिंक लिस्ट ड्रॉ करूँ आपके सामने, तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है। तो लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट होता है वो ऐसे होता है। मान लो इसका एड्रेस -6 है, इस वाले का एड्रेस मान लेते हैं कि -10 है, इस वाले का एड्रेस माइनस का मान लेते हैं 14 है। ठीक है, ऐसे कितने बना लिए हमने एलिमेंट? 3। तो एक जो एलिमेंट होता है वो इस तरीके से पार्टीशन्ड होता है 2 अलग अलग हिस्सों में। एक हिस्से को बोलते हैं हम डाटा, दूसरे को हिस्से को बोलते हैं रेफरेंस या नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दूं कि ये क्या करेगा, अगले वाले एलिमेंट का एड्रेस रखेगा, ये इससे आगे वाले का एड्रेस रखेगा, और ये लास्ट वाला नल रखेगा। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर। अभी जब हमने सिंपल डीएमए चलाया तो क्या हुआ था, देखिए अगर आपने गौर किया हो तो -14 एड्रेस पी को मिला, इस ब्लॉक का नाम स्टार पी हो गया, हमने इसे काम में लिया, एन की वैल्यू इसमें रख दी। इतना क्लियर? सेकंड राउंड जब स्टार्ट हुआ तो नया ब्लॉक रिजर्व हुआ जिसका एड्रेस -15 था, वो पी को मिला और इस ब्लॉक का नाम स्टार पी होगा। अगर थर्ड राउंड चलेगा तो इसके बाद वाले किसी ब्लॉक का नाम जो भी फ्री होगा, जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस हो, ठीक है, जैसे यहाँ 14-15 था तो जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, बीच में अगर मेमोरी किसी और प्रोग्राम ने यूज कर लिया तो आपको बाद में ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सिक्वेंस से हो। तो हर बार पी के पास किसका एड्रेस बचेगा? लास्ट वाले ब्लॉक का। अगर अब इस सिचुएशन में पी के पास किसका एड्रेस है? -15 वाले ब्लॉक का। ठीक है, अगर मुझे -14 वाले ब्लॉक की वैल्यू यूज करनी है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसके एड्रेस को मैं स्किप कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, रिप्लेस हो चुका है वो एड्रेस 15 वाले से। तो 14 वाले ब्लॉक को मैं चाहकर भी दोबारा काम में नहीं ले सकता। तो इस तरीके से क्या होता है कि मेमोरी वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेमोरी रिजर्व हो जाती है और वो रीयूज़ में नहीं आ सकती। बट लिंक लिस्ट इसका सॉल्यूशन है। कैसे? लिंक लिस्ट में एक चीज़ तो वेरिएबल है ये, और एक चीज़ पॉइंटर है। इस वाले को हम बोलते हैं पूरे को नोड। लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट होता है इसे कहा जाता है नोड। ये नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया, ये नोड 3 हो गया। तो लिंक लिस्ट में इस तरीके से क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। ठीक है, कितने भी नोड्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, और हर नोड क्या रखता है? वेरिएबल वाला भाग तो डेटा रखता है और पॉइंटर वाला भाग जो है वो अगले नोड का एड्रेस रखता है। फॉर एग्जांपल इसने 60 रख लिया, इसने 20 रख लिया, इसने 100 रख लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या रखते हैं? वैल्यूज को रखते हैं। तो एक वेरिएबल और एक पॉइंटर, 2 इसके हिस्से होते हैं। साथ में यहाँ पर ये सब एक दूसरे से क्या हैं? कनेक्टेड हैं। तो अगर आपके पास पहले नोड का एड्रेस है तो आप दूसरे नोड तक जा सकते हो, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक जा सकते हो। ठीक है, जिस नोड पे भी आपकी लिस्ट एंड हो रही है वहाँ नल भरा होगा, नल वैल्यू होगी जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि लिस्ट में आगे कोई एलिमेंट नहीं है। और एक होता है यहाँ पे हेड नाम से पॉइंटर। हेड एक पॉइंटर है जो कि फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस रखता है, पहले नोड का। इससे लिस्ट को एक्सेस करना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए दोबारा समझिए,
लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर आधारित सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर है। इसके प्रत्येक एलिमेंट को, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये लिंक लिस्ट है पूरी की पूरी, ठीक है, और ये इसके एलिमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं? नोड। जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं 3 नोड है, नोड 1, नोड 2 और नोड 3, ठीक है। प्रत्येक नोड के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा डाटा रखता है, दूसरा एड्रेस रखता है, क्योंकि एक हिस्सा वेरिएबल है जो कि डाटा रखने के काम आएगा, दूसरा हिस्सा पॉइंटर है जो कि अगले नोड का एड्रेस रखने के काम आता है। लास्ट वाला नोड जो है वो एड्रेस के रूप में नल स्टोर करता है, जो बताता है कि इससे आगे लिंक लिस्ट में कोई भी नोड मौजूद नहीं है, ठीक है। अब बात करें हम कि ये नोड होता क्या है, बेसिकली बनता कैसे है, ठीक है। तो नोड क्या है? नोड इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर। तो मैं यहां कह सकता हूं नोड क्या है? नोड इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर। नोड क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो किसके द्वारा बना है? सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर के द्वारा। तो यहां बात चल रही है स्ट्रक्चर की। आप इससे पहले 11th में भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। एक यहां पर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं और वैल्यूज़ को वो स्टोर कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है जो कैसा हो? सेल्फ रेफरेंस नेचर का हो। तो जब हम लिंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, तब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए नोड क्या है? एक ऑब्जेक्ट है सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर का। तो आपको एक सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसका फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके ये एलिमेंट्स बनेंगे। बेसिकली क्या है? लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो डीएमए पर आधारित है, ठीक है, और इसके अंदर प्रत्येक जो एलिमेंट है वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट का क्या रखेगा? एड्रेस रखेगा, जिससे उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ लिंक लिस्ट के बारे में। अब इससे आगे के लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो अभी हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर यहाँ पर 36, 37 वाले लेक्चर में हम एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस समझेंगे कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या क्या अंतर है। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। 3 टाइप की लिंक लिस्ट है, तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से उनके फंक्शंस हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कोडिंग देखेंगे कि लिंक लिस्ट का अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है, लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो आप किस तरीके से कोडिंग करके लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। लेक्चर 40 के अंदर हम यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करना सीखेंगे कि अगर आपको बीच में कोई एलिमेंट ऐड करना है, जैसे कि या 60 और 20 के बीच में आपको कोई और वैल्यू का एलिमेंट ऐड करना है, तो उसे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 41 के अंदर हम बात करेंगे कि इसके डिलीट एलिमेंट की, कि किस तरीके से एलिमेंट को लिंक लिस्ट में से हटाया जा सकता है। और 42 के अंदर हम एक प्रोजेक्ट समझेंगे लिंक लिस्ट के ऊपर, जिसमें हम ये सारे वर्क एक साथ एक ही प्रोग्राम के अंदर करेंगे। वहाँ पर हम मेन्यू सिस्टम एक क्रिएट करेंगे जिससे कि लिंक लिस्ट को एक्सेस किया जा सके, आसानी से डिस्प्ले कर सको, जब चाहो आप उसमें एलिमेंट ऐड कर सको, सर्च कर सको, इस तरीके के वर्क हमें इसमें करने हैं। तो लिंक लिस्ट के इंट्रो से आप लोग स्टार्ट कीजिए और इसे सीक्वेंस से ही चलाइए, इसलिए यहाँ पर लेक्चर्स मेंशन किए हैं। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हो, बीच में से कोई लेक्चर देखते हो, तो आप इसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।